स्वागत है आज का इस महाबहस कार्यक्रम में। और जहां की आप देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस से राजमंगल साहब हैं, अरशद जमाल साहब हैं, विनोद पांडे साहब हैं, शाह आलम साहब हैं, तैयब साहब हैं और संजय साहब हैं। ये तमाम लोग आए हुए हैं और ये छोटी सी जगह में इस कार्यक्रम को हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये हमारा जो स्टूडियो है, इस स्टूडियो की कैपेसिटी 2 से 3 आदमी की है, लेकिन भाजपा के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के इस प्रायोजित कार्यक्रम, जैसे कि हम लोगों के कार्यक्रम को महाबहस को रोकने के क्रम में ये कार्यक्रम हुआ है और जितना क्रियाकलाप किया गया है जिला प्रशासन द्वारा काफी मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया है और इस कार्यक्रम में व्यवधान डालने की भी भरपूर कोशिश और भरपूर साजिश की गई है। आप सभी जानते हैं कि 15 दिन पहले से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और यह कार्यक्रम एमए फाउंडेशन मऊ में होना सुनिश्चित था। तमाम होर्डिंग्स लग चुकी, तमाम इनविटेशन कार्ड बढ़ चुके, तमाम नेताओं से बात हो गई, सबसे बात करने के बाद सभी का नाम डाला गया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस पूरी टीम में एक भी बीजेपी का कोई आदमी नहीं है, ना ही कोई बच्चा है, ना ही कोई सदस्य है, ना ही कोई बड़ा पदाधिकारी है। कौन कौन लोग बुलाए गए थे? यहाँ पर बुलाने वालों में हम आपको बता देते हैं कि जैसा आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा एक बार कि जिसको जिसको हम लोगों ने बुलाया था, इनविटेशन कार्ड पूरे तरीके से वायरल हुआ था, लेकिन फिर भी मुख्य नाम हम आपको बता देते हैं कि किन लोगों को बुलाया गया था। परवीन गुप्ता साहब हैं, भाजपा के इस समय मऊ जिला अध्यक्ष हैं। वहीं घोसी विधायक विजय राजभर साहब हैं। मौलाना तहरीर चतुर्वेदी साहब हैं जो कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, जिनको आप देखते होंगे कि और भी टीवी चैनल पर आकर के उछल कूद के बड़ा बात करते हैं, लेकिन आज डिबेट में शामिल नहीं हुए। वो सिर्फ मन की बात कहना जानते हैं और लेकिन दूसरों की मन की बात सुनने नहीं आए। वहीं अब्दुल कुमार अंजान साहब, जिन्होंने कॉल करके अपनी मजबूरी जाहिर की, आज उनका वैक्सीन लगी है, काफी ज्यादा तबीयत खराब उनकी है। हाजी शाह आलम उल्फत साहब हैं, आम आदमी पार्टी से यहाँ मौके पे आए हुए हैं। आलोक जायसवाल साहब हैं, बीजेपी से, ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे, ये भी अनुपस्थित हैं। सालिम अंसारी साहब बसपा से, इन्होंने बताया कि कुछ चुनावी मीटिंग, अहम मीटिंग है जिसकी वजह से इनको इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ रहा है। और देख सकते हैं कि अरशद जमाल साहब जो कि काफी एक्साइटेड थे इस मीटिंग के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए और जनता के दिल की बात को सुनने के लिए, जैसा कि हमेशा की इनकी पुरानी आदत है। और अब ये जो शख्सियत बगल में आपके बैठे हुए हैं, जो मुख्तार अंसारी की तरफ काफी लहीम शहीम आपको दिख रहे हैं, ये राजमंगल यादव साहब हैं। घोसी के कांग्रेस के काफी लोकप्रिय पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और अच्छी लड़ाई इन्होंने लड़ा था और आज कांग्रेस का जो कैडर घोसी में दिख रहा है वो इनकी देन है। इसी तरीके से और भी लोगों को बुलाया गया था, सबकी कुछ ना कुछ मजबूरियां रहीं, लोग यहाँ नहीं आ सके, कुछ लोगों का स्विच ऑफ था और कुछ लोग अपने आप को आउट ऑफ स्टेशन बता रहे हैं। और इस तरीके की जो समस्याएं हैं, हमको लग रहा है कि बीजेपी के लिए हमेशा ये समस्याएं बनी रहती होंगी। बहरहाल ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए अब हम चलते हैं आज की डिबेट की तरफ। और डिबेट चूंकि करना था, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उनसे करना था, वो नहीं आ सके, तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो गैर सत्ताधारी लोग हैं और पूर्व में जिनकी सत्ता थी उन लोगों में आपस में बातें होंगी। वैसे सत्ताधारी पार्टी, दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं और पूर्व के सत्ताधारी पार्टी, राष्ट्रीय सत्ताधारी पार्टी के ये भी नेता मौजूद, राजमंगल साहब और अरशद जमाल साहब हैं। तो राज्य में हमेशा इनकी कई बार रह चुकी है सरकार। तो इन्हीं लोगों के बीच आज हम लोग बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो चुनावी मुद्दा चल रहा है, इसमें एक खास बात बता दें, आजकल की जो राजनीति या फिर मीडिया में जो देख रहे हैं मैटर चल रहा है, मुख्तार अंसारी का भी मैटर काफी हाईलाइट किया जा रहा है और आपकी पार्टी से भी कुछ मामला इस तरीके का चल रहा है। तो शुरुआत हम करते हैं अरशद जमाल साहब से ही, क्योंकि इनके पास वो बातें हैं जो भाजपा के लोग भी सुनना चाहेंगे और आम जनता भी सुनना चाहेगी। अरशद जमाल साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है दिल से, और जो आए हैं उन सभी लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहली चीज ये कि मुद्दा हम लोगों का बदल चुका है और अब हम लोग चलते हैं आपकी तरफ, आपकी सरकार की तरफ। नहीं, पहले ये बताइए कि बीजेपी के लोग आए क्यों नहीं? ये सवाल आप पब्लिक से भी करेंगे और बीजेपी के लोगों से आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा कोशिश किया, पूरा प्रयास किया कि वो लोग आए, वो लोग नहीं आ सके। अब बाकी सरकार यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी, तो उनके वहां से किसी को आना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी जो बड़ी पार्टी है, वहां से भी नहीं कोई आया है। ठीक है, आपकी भी पार्टी तो बड़ी, आप आए हुए हैं, आज आप अपनी बात करें। सवाल पूछिए। अब शुरुआत होती है, सबसे पहले देखिए कहा जा रहा है कि मुख्तार, जो पूर्वांचल की सीटों को प्रभावित कर सकता है, वो चेहरा दिख रहा है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी पर आजकल राजनीति जबरदस्त तरीके से चल रही है, तो आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्या मुख्तार अंसारी को लेगी? शुरुआत यहीं से करेंगे, बाकी तो बातें विकास की भी चलती रहेंगी। वक्त का इंतजार करिए, वक्त का इंतजार करिए ना। ये मैं इतना बड़ा नेता थोड़ी ना हूँ ये बता दूं कि
पार्टी उनको ले रही है कि नहीं ले रही है, सिंबल दे रही है कि सिंबल नहीं दे रही है। अच्छा, ये अगर पार्टी से को निर्णय लेना नहीं है। अगर आपकी दिली ख्वाहिश क्या है? देखिए, मेरी दिली ख्वाहिश या अगर मगर पे भविष्य का कोई तय नहीं होता, वो तो इंतजार करना पड़ेगा। मैं अपनी टिप्पणी उस वक्त दूंगा जब वक्त आ जाएगा और पार्टी में जब आ जाएंगे या नहीं आएंगे, जब पार्टी का निर्णय आ जाएगा तब उसके बाद मैं आपको टिप्पणी दे दूंगा। भाजपा की क्या कमियां हैं कि जिसकी वजह से आप लोग काफी विरोध प्रदर्शन भी करते हैं भाजपा के खिलाफ? क्यों आखिर आप ऐसा करते हैं? क्यों नहीं खूबियां हैं? क्यों नहीं खूबियां हैं? उत्तर प्रदेश में केंद्र में सरकार है, 5 साल से प्रदेश में सरकार है, और एक सड़क यहाँ से आजमगढ़ जो बन रही थी समाजवादी पार्टी की सरकार के जमाने में, वो सड़क नहीं बन पाई। आप जाइए, इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस जो समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जमीन सब एक्वायर की थी समाजवादी पार्टी ने, इन्होंने 5 साल में उसका निर्माण कराया है। मगर जो 24 महीने में निर्माण हुआ है ताज एक्सप्रेस का, यानी लखनऊ से आगरे तक का, आप जाइए उसकी क्वालिटी देखिए और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस की क्वालिटी देखिए। अभी कल तमाम फोटो वायरल हो रहा था कि तमाम सड़क जो जगह जगह से फट गई है और धंस गई है। तो भाई इस तरीके से तो नहीं है ये गुणवत्ता मुसलमान को लड़ाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जनता को ये बात समझ में आ गई है, और आज यही कारण है कि बीजेपी के 4 नेताओं का नाम आपने अपने आज की डिबेट में रखा था। मुझे तो इसी बात पे आपत्ति है कि आपने 4 लोगों क्यों रखा? समाजवादी पार्टी से 1 रखा था, कांग्रेस से 1 रखा था आपने, अब बीजेपी से 4 रखा था, और चारों भाग लिए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है बैठ के सवाल जवाब करने की। और आज नहीं, आज के डिबेट को छोड़ के भी मैं कहता हूँ, कल वो लोग बैठ ले डिबेट में कहीं से कर ले। बीजेपी के लोग डिबेट करने की स्थिति में ही नहीं है, तो वो कहां से आपके वहां आते? आप समझ नहीं रहे, उनको आना ही नहीं था, और उन्हीं के इशारे पे जिला प्रशासन आपके प्रोग्राम को डिस्टर्ब भी करना चाहता था। आप समझिए इस बात को, क्योंकि वो आके यहाँ जवाब दे नहीं पाते, तो इसलिए उन्होंने आपके प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने का मन बना दिया। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है वो हिंदू मुसलमान की धर्म की राजनीति है, लेकिन अगर देखा जाए तो विकास की राजनीति तो हमको लगता है कि बीजेपी की पूरे तरीके से है। उत्तर प्रदेश में पूरा सड़कों का जाल बिछा दिया गया बीजेपी के दौर में। उत्तर प्रदेश में सड़क, आप एक सड़क बताइए ना, मऊ जनपद में एक सड़क, मऊ जनपद में हर तरफ तो तमाम सड़कें बन रही, कहाँ सड़क नहीं बन रही? आप ये बताएं, कोई सड़क बता दीजिए जो बीजेपी की सरकार में इस 5 साल में बनी हो, एक कोई सड़क। आप मऊ से आप बनारस चले जाइए, कहाँ बन रही? वो तो 10 साल से बन रही है। कहाँ 10 साल से बन रही है? अगर 10 साल से बन रही है तो आपकी सरकार भी तो थी पिछले 5 साल। हाँ, तो कांग्रेस से ही शुरू किया था उसको, हमारी सरकार नहीं थी। वो सेंट्रल की रोड है, वो एनएच है। तो एनएच को आप तो नहीं, तो आप इसमें जिम्मेदार नहीं, तो आप इसमें किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? कांग्रेस ने उसको शुरू किया था, और 2011 में शुरू किया था कांग्रेस ने, तो कुछ काम चालू हुआ, लेकिन कांग्रेस ने भी उसमें तेजी नहीं ले आई, और बीजेपी की सरकार आए हुए तो 2014 से बीजेपी की सरकार है, तभी यही सड़क बना रहे हैं। उद्घाटन का उद्घाटन किया जा रहा है, 2 बार इसका उद्घाटन हो चुका, लेकिन आज तक वो सड़क बनी नहीं। यहाँ से गोरखपुर आप चले जाएंगे तो दिमाग दुरुस्त हो जाएगा आपका। प्रधानमंत्री शहरी और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है, उसके तहत उत्तर प्रदेश में 27,000 परिवार को मकान दिया गया है। लगभग हर गरीब लोगों को सिलेंडर मुहैया कराया गया है। लेकिन आपको मालूम है कि नहीं, जो गरीबों को सिलेंडर फ्री में दिया गया, उनको सब्सिडी की गैस में नहीं मिल रही है। किसी के गैस, आपके यहाँ सब्सिडी आ रही है? आपके पास सब्सिडी आ रही है? देखिए, हमारे तमाम लोगों को सब्सिडी मिल रही है, जनरल लोगों को सब्सिडी मिल रही है। नहीं आ रही, हमारे यहाँ सब्सिडी नहीं आ रही। 10 रुपए 5 रुपए आती है। लोगों को सस्ती रेट में दिया गया, गरीबों को उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। अच्छा, वो भी मुझे ये लगता है कि जो कंपनियां सिलेंडर बनाती हैं, उनका माल निकासी के लिए सरकार ने योजना शुरू कर दी, क्योंकि अगर उस योजना को सही माने। अच्छा, तो शौचालय के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? शौचालय कितना बना है? शौचालय कोई काम हुआ सरकार के शौचालय बनवा दिया? तो सरकार करेगी क्या? फिर ये बताइए, सरकार करेगी क्या? यहाँ योजना है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन पाया, तो आखिर लड़के पढ़ कहाँ रहे हैं तब? नहीं, हमारी सरकार में बुनकरों को फ्लैट रेट का पासबुक बना के दिया गया, हमारी सरकार में ढेबुलिया घाट का पुल बना, हमारी सरकार में आपके कृषि मंडी बनी, हमारी सरकार में यहाँ से बलिया की रोड बनी, हमारी सरकार में आजमगढ़ वाली रोड बनी फैजाबाद तक, हमारी सरकार में तो तमाम काम है। चिड़ियाकोट की रोड बनी, बलिया बहादुरगंज वाली। तो बाकी पार्टियों ने क्या किया? आप सारा क्रेडिट आप अपने सर पे ले रहे हैं। कुछ किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? अब देखिए, कांग्रेस की सरकार ने, तो कांग्रेस की हम बात क्यों करें? कांग्रेस की कहाँ 15 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं थी, केंद्र में सरकार, केंद्र में सरकार नहीं थी। आप जी की सरकार की बात करो ना, यही ये बीजेपी वालों का तरीका आप मत अपनाइए कि जो सत्ता से बाहर है उससे आप सवाल करिए, और जो सत्ता में उससे सवाल मत करिए। ये क्या तरीका? सत्ता के लोग यहाँ मौजूद नहीं है, जब सत्ता के लोग सामने उनकी भी बातें होंगी। मौजूद नहीं तो बिल तो उन्हीं के खाल करिए ना। सवाल तो वही है, सत्ता के लोग क्यों नहीं आए? सारे लोग जिसको आपने इन्विटेशन दिया था, सारे के सारे लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन सत्ता के लोग क्यों नहीं आए? आपके चैनल को इतना डिस्टर्ब किया गया, क्यों किया गया? क्यों? लोकतंत्र में
एक मीडिया की आवाज को भी दबाया जा रहा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। ये बहुत बड़ी बात है। जिले में धारा 144 लागू हो सकता है, ये भी वजह रही हो। 144 धारा में हम पूछ रहे हैं। सारे ब्लॉकों पर सम्मान समारोह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान को उनको माला फूल और अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ जुटा करके कार्यक्रम किया जा रहा है। और आपके डिबेट के लिए धारा 144 है। अगर कांग्रेस का कोई काम कर रहा है तो उसके लिए धारा 144 है। आपने देखा इसी मऊ के अंदर में कांग्रेसियों पर लाठी बरसी तो धारा 144 लागू था। अगर वो करते हैं तो धारा 144 लागू नहीं है उनके लिए सब ठीक ठाक है। जब देखिए सबसे बड़ा चीज है कि भारतीय जनता पार्टी यह सबसे झूठी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अंदर निर्माण विकास के नाम पर इसने एक ईंट तक नहीं रखी है। यही कटु सत्य है। अभी हमारे नेता आदरणीय अरशद जमाल जी बता रहे थे, एकदम कटु सत्य बता रहे हैं। इसी बिंदु की वजह से उन्होंने नहीं आया कि हम अपने 4 शहर का क्या नाम, जिसे 4 स्मार्ट सिटी का हम पूछ सकते थे। 4 प्लेटफार्म जो हुए कहाँ हुए, 4 रोड बता दें वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हमने कहाँ कराए बढ़िया से। ये सब सारी चीजें हैं। 4 कहीं मान लीजिए बता दें मेडिकल कॉलेज चाहे कुछ खोले हो, सब 4 या 2 पूछ लीजिए, एक भी जवाब देने के वो लोग पक्ष में नहीं है। देखिए हालत बहुत दयनीय है। इससे एकदम साफ स्पष्ट होता है कि इसी वजह से आज वो डिबेट छोड़ करके मऊ से भाग गए हैं लोग। हिंदुस्तान में राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के लोगों ने रखा था, कांग्रेस को लोगों ने भी उसको पाल के रखा था। और शुरुआत कांग्रेस से हुई थी बाबरी मस्जिद की, शुरुआत वहीं से हुई थी इस बवाल की। भाजपा के लोगों ने ताला खोलना शुरुआत वहीं से थी। भाजपा के लोगों ने उस बवाल को खत्म करवा दिया जबरदस्त तरीके से, पैरवी करके। वो चाहे मस्जिद बनाओ चाहे मंदिर वहां बनाओ, लेकिन उस विवाद को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से समाप्त करा दिया, देश के सर्वोच्च न्यायालय से। हम लोग ये नहीं मान सकते हैं, कतई नहीं। उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। देखिए कोई भी मामला होता है जब कोर्ट में पेंडिंग होता है तो लंबे अरसे के बाद उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है, सोल्यूशन निकलता है। चाहे वो मिल बैठ करके निकलता हो या चाहे वो जो उनके माननीय जो होते हैं वो न्यायाधीश उनके माध्यम से, तो वो कोर्ट के माध्यम से निकला है। पूरा देश उसको स्वीकार किया, वो कोर्ट की देन है। हम भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई श्रेय नहीं मान सकते। आप बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी का श्रेय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इसकी वजह से काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने मंदिर बनवाया, क्या ये सच्ची बात नहीं है? आप तो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव से लोगों को ठगने के लिए, भगवान राम का दर्शन कराने के लिए सरकारी रोडवेज में फ्री करके ले जा रहे हैं और दिखाने के लिए चलिए भगवान राम को देख करके आइए और भगवान राम को वोट के दिए। इसको आप एक्सेप्ट करिए। इतना बड़ा विश्वासघात लोकतंत्र में किया जा रहा है। आप बीजेपी की नीति को दमनकारी नीति मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का देख रहे हैं कि जो जनाधार है वो बढ़ता ही जा रहा है और कांग्रेस का काफी तेजी से गिरता जा रहा है। आखिर क्या वजह है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप कह रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन आम जनमानस में जो इस समय चल रहा है, आप हमको एक चीज बस बता दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं नहीं तो बहुत उम्दे सवाल कुछ थे इसे, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर, मैं बस एक बात आपसे पूछना चाहता, चैनल से कहना चाहता हूं कि किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर आई। एक दिन मैं रवीश कुमार का देख रहा था प्राइम टाइम, उसमें मैंने देखा कि यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन जी की, 66 लाख किसानों को कृषि बीमा का लाभ मिला था। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसान की आय दोगुनी करने की बात अपनी मैनिफेस्टो में लेकर के आई और किसान को ठगने के नाम पर आई, वह पार्टी ने अपने पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के लिए 44 लाख मौज। इससे बताइए किसानों की आय दोगुनी कौन किया? ये तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस ने 66 लाख ने अगर किया है और उसका लाभ मिला है किसान बीमा का, तो कांग्रेस अच्छी है। अच्छा ठीक है, एक बार फिर हम चलते हैं, नहीं एक बार फिर हम चलते हैं राम मंदिर की तरफ, बाबरी मस्जिद की तरफ, जहां पर कांग्रेस ने ताला खोला था। शुरुआत वहीं से हुआ था बवाल का। तो क्या इस चीज को आप मानते हैं कि वहीं से बवाल पैदा हुआ? नहीं, इसको नहीं मान सकते हैं हम। कांग्रेस ने कभी लेकिन अरशद जमाल साहब तो बता रहे हैं कि आपके नेता ने उसको गलती मानी, कांग्रेस ने उसको माना कि वो गलत काम हुआ था।
चलिए, एक विचारधारा की बात है। हाँ। एक विचारधारा की बात है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि सर्व समाज की पार्टी है। कांग्रेस में न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न कोई अगड़ा है, न पिछड़ा है। आज कांग्रेस को नहीं, रुके एक मिनट, जब आपने क्वेश्चन किया है तो पूरा कर लीजिए कि कांग्रेस को आप बता दीजिए किस जाति धर्म का वोट है कोई? जैसे समाजवादी पार्टी को ले लीजिए आप। समाजवादी पार्टी में यादव को महत्वपूर्ण माना गया है कि यादव इनका बेस वोट है। बीएसपी को आप उठा लीजिए, बीएसपी को आपने एससी मतदाता को माना है कि इनका बेस वोट है ना। भारतीय जनता पार्टी में सवर्ण का भी मान लीजिए है, लेकिन कांग्रेस में बता दीजिए कि बेस वोट क्या है, आप बताइए। नहीं है कोई। सारे लोग सर्व समाज की पार्टी है कांग्रेस। ये तो 22 में पता चलेगा कि बेस है कि नहीं है। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार कि यहाँ चेयरमैन भी बहुजन समाज पार्टी का है, विधायक भी बहुजन समाज पार्टी का है, और सांसद भी बहुजन समाज पार्टी का है। यहाँ आपके डिबेट में कोई हैया नहीं है उनका, उस पार्टी का। देखिए, आप जानते हैं कि विधायक जेल में है, सांसद जेल में है, और जो चेयरमैन की आप बात कर रहे हैं, संगठन से तो होना चाहिए था ना। अब उस संगठन का जहां तक मामला है, देख रहे हैं कि भाजपा के लोग भी जिस तरीके से बच रहे हैं, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि बसपा के लोग भी। तो ये पालकी साहब के घुटने में कुछ दिक्कत है, तो घुटने का भी काम था नहीं, बैठी के करना था। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे बीच में बार अध्यक्ष, सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पांडे साहब भी बैठे हुए हैं, और ये एक प्रबुद्ध वर्ग के हैं जो समाजवादी को, इन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन भी किया था। इससे पहले कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर भी नेतृत्व कर चुके हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ के आप समाजवादी में आ गए, क्या वजह है? इस प्रदेश में आज जो भी भाजपा को हराने की स्थिति में है वो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस नेतृत्व फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में है। कई बार मैंने पत्र लिखा, मेल किया प्रियंका जी को, समय मांगा कि हम मिलना चाहते हैं, मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं किसी न कोई इस हैसियत में कि मिलवा पावे। हमारे सहकारिता के जो प्रदेश चेयरमैन हैं उनसे मैंने कहा कि प्रियंका जी से मिलवाइए, तो मिलवाने की स्थिति में नहीं है। हम अपनी बात किससे कहें? पार्टी तो, कांग्रेस पार्टी तो कबीरदास की स्थिति में आ गई है। न उसके साथ हिंदू है, न मुसलमान है, न छोटा है, न बड़ा है, केवल कहने के लिए राष्ट्रीय पार्टी है। पिछले 32 सालों से प्रदेश से गायब है, और आज सांप्रदायिक ताकतें जो हैं पूरे देश में सेंटीमेंट उभार करके राजनीति कर रही हैं। उसको रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस को, भाजपा को। भाजपा को कांग्रेस ने कभी सांप्रदायिकता की राजनीति ही नहीं किया। भाजपा जो है, जो केवल हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तालिबान कह करके जो बेवकूफ़ बना करके राजनीति करती है, इसको रोकना हमारा पहला लक्ष्य है। हम किसी भी हालत में उसको रोकने के लिए, और यहाँ रोकने की स्थिति प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास किसका वोट है कि आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी रोक सकती है? सारे सेकुलर लोग एक जगह समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इकट्ठा हो रहे हैं, और आप देखिएगा कि जो चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। नहीं, अगर आप सेकुलर की बात कर रहे हैं तो सेकुलर देखा जाए कांग्रेस में इस टाइम हिंदू लोग जो हैं, दूसरा पक्ष जो है वो एकदम कांग्रेस से समझ लीजिए ज्यादा लोग कट गए हैं। कंडीशन यही है। प्रदेश में कांग्रेस है ये नहीं है, ईमानदारी की बात बता दूं। नहीं, लेकिन आप देखिए जितने ठीक ठाक नेता थे, नेतृत्व ने उनका नहीं सुना, वो धीरे धीरे दूसरे दलों में चलते चले गए। आप देखिए, अभी तक तो बात चल रही थी कांग्रेस की और समाजवादी की। अब बगल में आम आदमी पार्टी के भी शाह आलम साहब बैठे हुए हैं, और ये भी प्रदेश स्तर का नेतृत्व करते हैं, इनका भी स्वागत है। और अब अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, इन लोगों ने मिलकर लोकपाल बचाओ, लोकपाल ले आओ, जन लोकपाल ले आओ, ये इन लोगों ने नारा लगाया, और इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम किया कि सबकी सोच से बाहर था। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बाद देखा ये गया कि अन्ना हजारे साहब एकदम चुप्पी साथ बैठे, अरविंद केजरीवाल साहब ने अपनी सरकार बना लिया आम आदमी पार्टी बना करके यहाँ के। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने ठगा महसूस किया। तो क्या इसकी सच्चाई है? सबसे पहले मैं तमाम नाजरीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस तरह की डिबेट तो गाहे बगाहे आप लोगों को हर 3 महीने 4 महीने पे करनी चाहिए।
सत्ता दल के लोग आज इस डिबेट में नहीं हैं, इसलिए थोड़ा मजा नहीं आ रहा है डिबेट का। मैं आप सभी को ये शुरुआत आपने चूंकि अन्ना आंदोलन से कर दिया है, लेकिन मैं ये चाहता था कि डिबेट जो है ये बुनियादी मुद्दों पर हो। जनता की जो जरूरत है, पब्लिक की जो जरूरत है, वो बुनियादी जरूरतें जो हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सुरक्षा, महिलाओं की ये चीजें जो बुनियादी जरूरतें हैं, रास्ते हैं, रोड है, इस पे जो है डिबेट होनी चाहिए। अन्ना आंदोलन की बात आपने जो किया है, तो अन्ना आंदोलन जिस वक्त हुआ था उस वक्त हमारी पार्टी वजूद में नहीं थी। अन्ना आंदोलन के खत्म होने के बाद हमारी पार्टी वजूद में आई है 22 नवंबर 2012 को, और उसके बाद चूंकि कांग्रेस पार्टी के लोग उस वक्त सत्ता में थे और वहां से चैलेंज किया गया कि आप सदन में बैठ करके और जन लोकपाल बिल पास कर दीजिए, जब आप सदन में आएंगे तब आप जन लोकपाल बिल पास करके दिखाइए। तो वो चैलेंज स्वीकार करने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लोग जो उनके साथ थे, उन्होंने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद पहला चुनाव दिल्ली के अंदर लड़ा। और सभी जानते हैं कि 28 सीटें पहले चुनाव में आई और सबका समीकरण बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी और 15 साल 17 साल से पुरानी कांग्रेस पार्टी, शीला दीक्षित की सरकार थी, वो सरकार चली गई। उसके बाद दोबारा जब ये जन लोकपाल बिल का मसौदा बना करके अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा, तो उस पर कांग्रेस पार्टी आनाकानी करने लगी और वहां से फिर हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद लोग उनको भगोड़ा करने लगे, तमाम दलों के लोग उनको भगोड़ा करने लगे कि भाग गए। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ में, जब गुजरात से आकर के यही माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त उनको टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी आए और 2,75,000 वोट, 2,75,000 बनारस से वो चुनाव लड़े और 2,75,000 या 3,75,000 वोट वो पाए, दूसरे नंबर पे थे। फिर उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ है दिल्ली के अंदर, उसमें पूरी तरीके से दिल्ली की जनता ने हाथों हाथ आम आदमी पार्टी को लिया और एक तरह से पूरी तरीके से जो 70-75 साल या 100 साल कह लीजिए पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसका सफाया कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो तथाकथित पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उसका सफाया कर दिया। सिर्फ 3 विधायक जो है उसके आए थे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस 0 हो गई थी। इसके बाद जो वहां पे जनहित के काम हमारी पार्टी ने किए, वो आज पूरे दुनिया के अंदर मशहूर हैं। वहां शिक्षा का काया पलट हो गया। आज वहां के प्राइवेट स्कूलों से लोग नाम कटवा करके सरकारी स्कूलों में आकर के लाइन लगाए हुए हैं अपने बच्चों के दाखिले के लिए। वहां स्वास्थ्य का मामला इतना अच्छा हुआ कि अगर आप देख लीजिए कि बड़े से बड़े मरीज को अगर इलाज कराना है तो वहां के सरकारी अस्पतालों में उनका दाखिला होता है, फ्री में इलाज होता है। अगर सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल में भी जाकर के उनका इलाज होगा और वो पैसा हमारी सरकार वहां पे पेड करती है। हमारी सरकार ने वहां पे पहला जो वादा किया था रामलीला ग्राउंड से, उन्होंने 20,000 लीटर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी वहां पर दिल्ली के अंदर। 20,000 लीटर पानी उन्होंने रामलीला ग्राउंड से ही ऐलान किया कि हर परिवार को 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। और चौथा जो बड़ा वादा था वो बिजली का था, इसलिए कि जब स्ट्रगल कर रही थी आम आदमी पार्टी और बिजली विभाग, बिजली कंपनियां जो है वहां लोगों को लूट रही थी, तो जब लोगों के कनेक्शन काट दिए जाते थे तो यही अरविंद केजरीवाल जी खंबे पर चढ़ के लोगों का कनेक्शन जोड़ा करते थे। लोग उनको पागल तक कर दिए थे। लेकिन जैसे सरकार बनी वहां पे 200 यूनिट बिजली फ्री, सारे परिवार को घरेलू बिजली 200 यूनिट फ्री कर दी गई और वो आज तक चल रही है। बीच में लोगों ने कहा, चुनाव से पहले लोगों ने कहा कि चुनाव तक है, ये खत्म हो जाएगी, अगली बार नहीं होगी, लेकिन वो मुसलसल वहां पे बिजली 200 यूनिट हर परिवार को मिल रही है। इसके अलावा महिलाओं को बसों में फ्री सफर की सुविधा है। सीसीटीवी कैमरे दुनिया के जितने भी बड़े महानगर हैं उनमें सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए कि लोगों को सुरक्षा हो सके। सालम जी, जी हाँ। आपने कहा कि केजरीवाल जी सत्ता में आए, उन्होंने सत्ता संभाली, जन सुविधाएं दी दिल्ली के लोगों को, लेकिन केजरीवाल तो अन्ना हजारे के साथ करप्शन के मुद्दे को लेकर आए थे। तो ऐसे में कैसे पॉलिटिकल करियर के लिए उनके दिमाग में आया, या पहले से कोई प्लान किया हुआ था कि अन्ना हजारे को या तो सीढ़ी बना ली गई
करप्शन का मुद्दा लेके अपने आप को आगे किए, फ्रंट पे लाए वो। नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी गई थी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ही जब चैलेंज किया गया तो हम पार्टी में आए, और हमारी पार्टी आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। अन्ना हजारे ने आपको अपने से पृथक क्यों कहा कि इन पॉलिटिकल जो चीजें हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है? अन्ना हजारे चूंकि एक राजनीतिक दल नहीं थे, अन्ना हजारे एक मूवमेंट थे, इसलिए उन्होंने अपने को अलग कर लिया। तो केजरीवाल जी ने सीढ़ी बनाई अन्ना हजारे को राजनीतिक कोई करियर सीढ़ी के नहीं लिए? बनाई। जब देखिए, हर आदमी चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकता। यहाँ इतने लोग हैं कि जब चैलेंज किया जाएगा तो कोई जो चैलेंज स्वीकार करने वाला वही तो स्वीकार करेगा। उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, हम आते हैं सदन के अंदर और फिर हम आपको दिखाते हैं, और देखिए वहां पे आमूल चूल परिवर्तन करके उन्होंने दिखा दिया। दिल्ली के लोगों ने काफी विरोध भी किया था। दुनिया के दूसरे मुल्कों में हो रही है। सालम जी, स्याही तक फेंकी गई थी केजरीवाल जी पर, बिल्कुल। क्या वजह रही? ये तो सबके साथ होता है, जो अच्छा काम करता है उसके ऊपर स्याही फेंकी जाती है, अंडे फेंके जाते हैं, फूल भी तो फेंके जाते हैं। बिल्कुल फूल फेंके जाते हैं। स्याही क्यों फेंकी गई? उसका दूसरा पहलू भी आप देखिए ना, उसका दूसरा पहलू देखिए कि अभी जो विधानसभा का चुनाव जनवरी में हुआ है, वहां पर अमित शाह जैसे दिग्गज, जो माने जाते हैं कि दुनिया के सबसे दिग्गज नेता हैं, ऐसे लोग गलियों में पर्चे घूम घूम करके बांटने को मजबूर हुए और वहां की जनता ने उनको नकार दिया। तो ये फूल फेंकने से ज्यादा बड़ी बात है। दिल्ली के अलावा कहीं सीटें क्यों नहीं आई आपकी? हम दिल्ली में ही चुनाव लड़े तो दिल्ली की सीट से ज्यादा सीटें कहाँ आएंगी? अब हम धीरे धीरे अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा संगठन बन रहा है। अब उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे में सपा और भाजपा के बीच अपने आप को कैसे उतारेंगे आप? हमें न सपा से मतलब है, ना हमें भाजपा से मतलब है। हमें जो हमारी मूलभूत जरूरतें, जैसे मैंने बताया कि जनता की मूलभूत, आम आदमी पार्टी आम लोगों की जरूरतों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और जनता हमको हाथों हाथ स्वीकार कर रही है। हमारा संगठन तेजी के साथ बढ़ रहा है। हजारों हजार की तादाद में विभिन्न दलों से लोग अच्छा, अभी आपने ज्वाइन कर रहे हैं। शाह आलम साहब, अभी आपने एक बात बताया कि विकास के मुद्दे पर केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं, तो ये विकास किसके लिए किया जा रहा है? जनता के लिए। तो जनता में क्या नजीब जनता से अलग था? नजीब के लिए केजरीवाल साहब ने कुछ किया? नजीब का नाम आपने सुना होगा। जी, नजीब का नाम नहीं सुना। नजीब को अच्छी तरीके से मैं जानता हूं। नजीब के लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। जी बिल्कुल। केजरीवाल साहब का उसमें क्या रोल था? बिल्कुल रोल रहा है, उनका भी रोल रहा है। किस तरह का रोल था उसमें? क्या किया उन्होंने? जो प्रोटेस्ट हुआ उस प्रोटेस्ट में उन्होंने उनके जितने लोग प्रोटेस्टर थे उनके साथ जाकर नजीब का पता चला? नजीब का पता चला? भाई वो तो केंद्र सरकार की वो है, एक पॉलिसी है, उसको गायब करके रखा उन्होंने। तो इसके लिए प्रोटेस्ट, तो इसके लिए प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है या अभी फिर कुछ चुनाव के करीब में से प्रोटेस्ट भी चलेगा? नहीं, तो उसके बाद शाहीन बाग भी चला है। आप वो भी कह सकते हैं कि शाहीन बाग में भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए। नहीं, अभी नजीब की बात हो रही है। शाहीन बाग जैसा तो पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में ये माहौल चल रहा था, शाहीन बाग जैसा हो गया था। तो हर जगह उसके उस मामले को अगर अलग करके देखा जाए तो नजीब का मुद्दा यहाँ बड़ा मुद्दा है। नजीब के लिए तमाम बहुत सारी, उसकी माँ जाके किस तरीके से रोई, गिड़गिड़ाई, वहाँ स्टेज लगा और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन केजरीवाल साहब की चुप्पी कुछ समझ में नहीं आई। क्या उनकी भी कोई कमजोर? केजरीवाल कई बार उस मुद्दे को उठा चुके हैं, कई बार उस मुद्दे को उस टाइम में उठाया उन्होंने। तो अब मतलब वो मुद्दा शांत हो चुका है, सब्र कर लिया गया है कि? शांत तो देखिए, जब तमाम मुद्दे नए नए आते रहते हैं, उसके बाद तमाम नए नए मुद्दे आते रहते हैं, तो हर मुद्दे को उठाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो मामला खत्म हो गया। तैयब साहब, अब हम चलते हैं आपकी तरफ, और सभी जानते हैं कि आप एक मौके अच्छे व्यापारी हैं, आपका होटल वगैरह भी चलता है, बहुत सारे लोग भी आपसे मिलते जुलते रहते हैं और काफी पुराने कांग्रेसी हैं। कांग्रेस ये कह सकते हैं कि आपके खून में, आपके रोए रोए में शामिल है। तो कांग्रेस की आखिर क्या ऐसी नीति है कि कांग्रेस का जो जनाधार था काफी तेजी से गिर गया है? ऐसा है कि शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है, मेरा तजर्बा है, अभी 13 तारीख को मीटिंग थी, व्यापार प्रकोष्ठ को भी बुलाया, इनवाइट किया गया, लेकिन वहां पे जैसे लगता है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ हैं, प्रियंका गांधी या कोई भी बड़ा नेता हो, हाईजैक कर लिया है। हम लोग 50 आदमी लेके गए, किसी से मिलने उन लोगों ने नहीं दिया। भाई आदमी जाता है अपने खर्चे बर्चे से, गाड़ी घोड़े से, लेकिन पता चला कि प्रियंका जी का प्रोग्राम जो है रायबरेली में लगा हुआ, इस वजह से हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। फिर हम लोग जो है बैक टू पवेलियन चले गए। इतनी दूर से जाकर नहीं मिल पाए। और शीर्ष नेतृत्व को मैं विशेष तौर से मैं बहुत आग्रह करता हूं कि अगर आप अपनी पार्टी पर ध्यान नहीं देंगे, आपके कई विंग हैं, लेकिन कोई भी विंग
खुश नहीं। नहीं, अभी राजमंगल साहब बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं बात है। है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, सही बात बोलनी चाहिए। सही बात बोलनी चाहिए, एकदम बोलनी चाहिए। मैं जा करके ठोकर खा के लखनऊ से चला आया और वहाँ बड़े बड़े लोग जाते हैं और नहीं, वो मुद्दा यहाँ पे नहीं है ना, हाँ, वो सुनिए कुछ- नहीं, राजमंगल साहब देखिए, आप भी कांग्रेस से हैं, आप भी कांग्रेस से हैं। मैं मेरे दिल में जो बात है आप कहिए, बड़ा से कहिए। मैं लड़ाऊंगा, एकदम कहिए। मैं कहूंगा। अरे यहाँ से वहाँ जाएगी। 4 विधानसभाएं हैं। वो आपके संगठन का मामला सुनिए, है। मैं बता रहा हूँ, मेरी संगठन हमसे संगठन है, हाँ, हम लेकिन- उनसे नहीं है। बिल्कुल लेकिन- सही बात है। लेकिन यहाँ हमसे जनता संग- जनता की बात यहाँ कर रहे भाई हैं। जनता की बात यह है कि यहाँ जनता 4 की विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभा में एक माइनॉरिटी को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। मैं हाँ, ये रिक्वेस्ट सही है कर रहा आपका हूँ, हाँ। पार्टी से अपने कह रहा हूँ। नहीं, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी को तो टिकट यहाँ से मिलता ही है। नहीं मिलता भाई साहब, किसको मिला बता दीजिए। 4 विधानसभा अबू बकर अंसारी साहब को मिल चुका है। ये रिक्वेस्ट वो तो यहाँ के पेटेंट को हैं, 2022 के कांग्रेस के पेटेंट कस्टमर हैं वो। 2022 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें एक माइनॉरिटी को सीट मिलनी चाहिए। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूँ। तो जिस पार्टी से आप इतना नाराज है, क्यों आखिर उसमें बने? ऐसा है कि हम कितनों नाराज रहेंगे, ये हमारे बाप दादा की पार्टी है, हम इसके साथ चलेंगे, नाराज भी होंगे और खुश भी रहेंगे। शाह आलम साहब, आप क्या कह जी, रहे मैं थे? ये कह रहा था कि ये वाकई एक मुद्दा है कि मऊ की सरजमीन पर दूसरे जिलों से हर पार्टी से लोग आकर के और यहाँ चुनाव टिकट मिलता है और वो चुनाव जीत करके चले जाते हैं। यहाँ की जनता जो है ठगी महसूस करती रहती है। मैंने देखा समाजवादी पार्टी में भी, कांग्रेस में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी, बसपा में भी, कोई बलिया से आ जाता है, कोई गाजीपुर से आ जाता है, कोई आजमगढ़ से आ जाता है, कोई जो है यहाँ मतलब दूसरे जिलों से लोग आकर के यहाँ आके टिकट पा जाए। हाँ, टिकट पा जाते हैं और चुनाव लड़ करके और फिर वो गायब हो जाते हैं। और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो आज भी जस के तस बने हुए हैं। नहीं, राजमंगल साहब ने अभी जैसा बताया था, अभी चलते हैं राजमंगल साहब की तो तरफ। मेरा मानना है कि अब की बार, इस बार चाहे किसी भी दल का कोई भी दल हो, किसी को टिकट दे तो लोकल लोगों को दे, लोकल लोगों को। मतलब जैसे मान लीजिए अगर जनता से भी आग्रह मैं करना चाहूंगा कि अपने लोकल नेतृत्व को ही वो उठावे। नहीं, मान लीजिए अगर लोकल नेतृत्व की बात अगर हो रही है तो क्या अगर आपका कैंडिडेट कमजोर रहेगा तो जो लोकल दूसरा रहेगा आप उसको सपोर्ट कर देंगे? पार्टी को दें, कमजोर से नहीं मतलब। नहीं, आप सपोर्ट करेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए वो मुद्दों की बात है, वो मुद्दों की बात है। लेकिन पार्टी को मैं चाहूंगा कि कोई भी पार्टी लोकल को ही टिकट दे और जनता जो है लोकल को ही चुने, बाहरी को न चुने। राजमंगल साहब, अभी जैसा कि बताया अभी तैयब साहब ने, एक आग्रह आपसे है कि जब इलेक्शन का दौर आता है तो पैराशूट से जो है किसी न किसी को उतार देते हैं। जो हमारा वर्कर है, जिसने मेहनत किया है, उसको टिकट नहीं मिलता है, पैराशूट वालों को जल्दी से मिल जाता है। ये आप नहीं, आपका इशारा किधर है? अपनी पार्टी की तरफ, दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं, आपकी पार्टी में किस कैंडिडेट की बात कर मैं रहे हैं? अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। सही बात है। मेरे साथ, मेरे सामने माइनॉरिटी में ऐसा कौन सा चेहरा है जो आप कहना चाह रहे हैं कोई एक माइनॉरिटी, कोई चेहरा आप बताएं अपनी मैं पार्टी का। लड़ना चाहता हूँ। मैंने जो अपना दे दिया है वो हमसे मांगा गया। तो कैडर किसका देखा जाएगा? मतलब अगर आपका देखा है तो आपका कैडर ज्यादा है या माधवेंद्र सिंह का जो कि भावी प्रत्याशी ऐसा है? है, जो वर्क करेगा उसका कैडर ज्यादा है, जो काम करेगा फील्ड में उसका कैडर ज्यादा है। और वहां जाकर के 50 आदमी को आप दावत दीजिए, रोज खिलाइए, रोज पिलाइए, वो कैडर नहीं है। वो खाली खिलाने पिलाने में लोग मस्त हैं और हम लोग खाते पीते नहीं हैं, दूसरा मुद्दा अपना चेंज करिए। अपना वर्क करते हैं। चलिए, नहीं मकामी या बाहरी का जो मैं मामला बोलूंगा आया कि है, जो भी मामले हैं ये शीर्ष नेतृत्व के मामले हैं और शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करता है कि किसको कहां से लड़ाना है। भाई का कहना जायज है कि ठीक है लोकल आदमी को किसी को टिकट दे, जनगणना के आधार पे टिकट दे, आपका कहना यह है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको कहां से लड़ाना है। राजमंगल साहब, अभी आपने तारीफ बहुत ज्यादा किया था और यहीं देखिए बैठे बैठे सारी पोल खुल चुकी है। यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की। एक स्पष्टीकरण ऐसा कुछ नहीं है कि सारी पोल खुल गई। आज नहीं, कुछ ढका होगा वो भी खुल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है 32 सालों से हम गवर्नमेंट में नहीं रहे जी, और कांग्रेस का बेस वोट हुआ करता था माइनॉरिटी और दलित वोट। हमारे यहां से ये खसका जहां गया वो गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि झूठ बोल के, मक्कारी करके, झूठ बोल के, हिंदू मुस्लिम लड़ा के, ये जानते हैं। नहीं तो ये ताकत इनके पास कहां से आती है कि हम 50 सालों तक राज करेंगे? ये ताकत कहां से आती है इनके पास? कांग्रेस के पास भी तो ये ताकत थी। नहीं, इसी का ना अभाव रहा। बीच में कुछ दूरियां हुई,
हमारे नेताओं के वजह से, जो कि एयर कंडीशन गाड़ियों में चले, उसी का दुष्परिणाम रहा कि ये आज इस कंडीशन में हुआ ना, नहीं तो ऐसा होता नहीं। दूरियों की बात कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में परिवारवाद हावी रहा। परिवार का ही व्यक्ति सत्ता में बैठेगा, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस पर भी आरोप लगता है कि परिवार के ही लोग सत्ता संभालेंगे। तो आप देखिए छोटे कार्यकर्ताओं की बात कर देखिए रहे हैं। पत्रकार महोदय, आपका कहना जो है, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस परिवार ने 2-2 सदस्य खोए हों देश के लिए, 2-2 सदस्य देश के लिए, किसी को गोली से उड़ा दिया गया हो, किसी को बम से उड़ा दिया गया हो, ऐसे कंडीशन में हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, आखिर इनके बलिदान को तब जनता ने क्यों नहीं स्वीकारा? जनता ने स्वीकारा, क्यों नहीं स्वीकारा? बहुत स्वीकारा। हम कह रहे हैं कि आज मऊ को ही हम ले लेते हैं। मऊ को किसने बनाया है? कल्पनाथ राय ने बनाया है। कल्पनाथ राय ने। कल्पनाथ राय का चेहरा माना जाता है। कांग्रेस ने ही बनाया। नहीं, कल्पनाथ राय को व्यक्तिगत तौर पे कहा जा सकता है। वो निर्दल मशाल से भी तो लड़े थे। कांग्रेस ही, वो निर्दल मशाल के सिंबल से भी तो लड़े थे। ठीक है, एक बार लड़े थे और बाकी कांग्रेस में ही तो रहे। मिनिस्टर कांग्रेस से रहे, मिनिस्टर भी रहे, कांग्रेस से मिनिस्टर भी रहे। तो उन्होंने जितना काम किया, आज कोर्ट कचहरी, 3-3 फ्लाईओवर, जो भी कुछ बना आखिर कांग्रेस ने ही बनाया भैया। उसके बाद भी तो कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को मौका मिला। कांग्रेस कई बार केंद्र में भी रह चुकी है, तो मऊ के लिए कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? अभी तक नहीं किया, विशेष करके। सालों से हम गवर्नमेंट में नहीं रहे। 32 सालों में जिन लोगों ने राज किया, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बिगाड़ दिया। 32 साल से कहां गवर्नमेंट में आप नहीं रहे? हम 32 साल से सरकार में उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट में नहीं देश की रहे। कमान आपके पास रही है। 2014 तक आप रेगुलर सरकार में रहे हैं। नहीं, हम जो है आप 7 साल सरकार में नहीं है। 32 साल से 7 हम साल उत्तर से प्रदेश सरकार में में, नहीं है। बस उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश में प्रदेश की 32 सरकार बड़ी साल है, से नहीं केंद्र है। की में केंद्र के पास तो सारा पावर है ना। बसपा भाजपा उत्तर प्रदेश को बिगाड़ दिया। आप कुछ कहना चाह रहे आपके हैं? पास एक जो मऊ के विधायक है मुख्तार अंसारी, आपके पास भी तो वही है। वो अपनी ठीक है, कांग्रेस के तोड़ देते हैं हमको। नहीं कभी नहीं देते हैं। मुख्तार अंसारी को जेल में रख के इलेक्शन लड़ता है और यहाँ की आवाम उसको जिताती है। लेकिन आज तक मऊ का सारा विकास रुका हुआ है। भैया जेल में है, यहाँ पब्लिक परेशान है। जीएसटी की ये हालत है, 5% थी, आज 12% हो तो गई। मुख्तार अंसारी के हाथ में जीएसटी तो है नहीं। नहीं, मुख्तार अंसारी की जीएसटी ने उसके अपने निधि से या किसी की मदद नहीं किया। सिर्फ जो जाते हैं बहुत इच्छुक हैं तो 10-20 हजार रुपया खैराती अस्पताल से वो दे देते हैं। लिहाजा लेकिन इतने के बाद भी लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों अब को नहीं पसंद कर रहे हैं। करेंगे। 2022 में समझ में आ जाएगा। अब मुख्तार अंसारी को कौन हराएगा? कांग्रेस? यहाँ की जनता जो है समझ चुकी ये है। 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए एक स्पष्टीकरण नैतिक सवाल होना चाहिए। नहीं, एक बात आपने नहीं, ये अब एक चीज नहीं, कांग्रेस का जो मामला है, मुद्दों ये पे लोग बात अपनी गाथा गा रहे हैं, जी। हमको उससे क्या लेना देना? नहीं, अब आपने आपकी तरफ हम चलते हैं। मुद्दों पे बात। समाजवादी के दौर में मुजफ्फरनगर का दंगा किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, दंगे फसाद तो हो सकते हैं, लेकिन भाजपा सरकार में एक भी नहीं हुआ, जो सरकार में कहीं हुआ तो बता दें आप। 72 दंगे का रिकॉर्ड आ रहा है, कैसी आप बात कर रहे हैं? कहाँ बताइए, कोई भी जो हो, जहां जहां दंगा हो रहा है वहां की बात कर लीजिए। कहीं बता दीजिए आप। और एनआरसी वाले तमाम दंगे हुए। नहीं, एनआरसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, एनआरसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दंगे तो सभी की सरकार में हो जाते हैं, दंगा नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ और प्रायोजित होता है। इनकी सरकार में दंगा इसलिए नहीं हो रहा है, आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना, यही तो दंगा कराते हैं, तो कैसे होगा ये सरकार में? नहीं, एक बात दंगा नहीं हो रहा है, चुप रहिए। एक मिनट, देखिए, आप खुद ही से मत बोलिए ना, बात करने दीजिए। इसे जो दंगा कराने वाले लोग हैं वही सत्ता में है, इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। तो आप जब सरकार में थे तब दंगा हुआ, तो फिर नहीं, कम ऐसा नहीं है। अखिलेश की सरकार में सिवाय मुजफ्फरनगर के और कोई दंगा नहीं हुआ था। समाजवादी पे यही आरोप लगता है, गुंडे माफियाओं की पार्टी है और भाजपा यही कहती है गुंडा राज खत्म किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाती है माफियाओं पर शिकंजा कसा है। देखिए, सबसे ज्यादा गुंडे तो भाजपा ही में है। प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी का जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ है वो सांसद है। आपके धनंजय सिंह क्या चीज है, वो भाजपा के एमएलसी हैं। आपके ब्रजेश सिंह क्या है, जिनकी पत्नी एमएलसी है और वो खुद भी उसमें है। तो जब जो भाजपा में चला जाएगा वो माफिया नहीं रहेगा, आज जो सपा में आएगा वो माफिया हो जाएगा। तो ये जो भाजपा की दोहरी राजनीति है, अब तो गुंडे सबसे ज्यादा और माफिया अपराधी जितने वो सबसे ज्यादा भाजपा में ही है। और अब इसका पैमाना कुछ रहा और नहीं गया। कौन माफिया है, जिसको चाहे सरकार गुंडा बना दे,
जिसको चाहे माफिया बना दे। यही आप देख रही है 5-6 बच्चे जो जेल में हैं NSA में, उनकी क्या गलती थी? क्यों उनको जेल में भेजा गया और 1 साल तक वो काट क्या है? अपराधी आप खुद घोषित कर दे रहे हैं। जो लोग वहां मौके में मौजूद भी नहीं थे उनके ऊपर इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा दिया, गुंडा एक्ट लगा दिया, गैंगस्टर लगा दिया। तो ये ट्रक तो कांड, सरकार ट्रक कांड, एक खास वर्ग को चेयरमैन साहब ट्रक करना चाह कांड, रही है। चेयरमैन साहब ट्रक कांड की तरफ आप चलिए। उस दौर में भी तो बहुत बेगुनाह लोग फंसे, समाजवादी की सरकार है, मुंह में ट्रक कांड हुआ। नहीं, ट्रक कांड में समाजवादी पार्टी सरकार नहीं थी, बसपा की थी। इससे पहले वाला ट्रक कांड की हम बात कर रहे हैं, 2 ट्रक कांड हुआ है 2009 में। नहीं, जिसमें तो जान गई थी, आप 9 जान चली गई थी उस ट्रक हादसे में। उसमें कौन नौ जान उसमें जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार तो ट्रक वाला था। उसका जिम्मेदार ट्रक वाला हो गया, बाकी के जिम्मेदार भाजपा के लोग हो जाएंगे। घटनाएं हुई थी उसमें, जैसे कोतवाली तक लोग गए, खाना जला, ये सब घटना तो हुई थी ना, रिएक्शन में घटना हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उसमें कोई कार्रवाई आपके नहीं ऊपर भी की तो और कोई जेल नहीं गया आज नहीं, तक। आपके ऊपर भी तो आरोप लगाया गया था जब आप चेयरमैन थे उस दौरान कि आपने कोतवाली के ऊपर हमला कर दिया गुंडों को लेके। कोतवाली ये पुलिस चौकी, पाठशाला चौकी आप तोड़ रहे हैं, दक्षिण टोला चौकी यूसुफपुरा ऐसा में। कोई आरोप नहीं लगा मेरे ऊपर। मुकदमा वहां का हुआ था, जिसे इस बार तो मुझको खुद डीएम साहब और कप्तान साहब ने फोन करके बुलाया जब यहाँ NRC का आंदोलन हो रहा था, और मैं गया तो मुझे को मुलजिम बना दिए। देखिए, अरशद साहब का कहना ये सही है कि जो दंगाई हैं वो भाजपा में हैं, वो जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो वो दंगा कराते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर दंगे की जब आपने बात किया है, तो मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त जो सैफई महोत्सव हो रहा था वो सोच को बताता है इनकी, कि एक तरफ जो गरीब टेंटों में बेचारे, उनके ऊपर छत नहीं थी, टेंट नहीं था उनके ऊपर, और ठंडक में किस तरीके से बेचारे परेशान थे। यहाँ से ट्रकों में भर भर के उनके वो सामान भेजा जा रहा था। मऊ जिले आप गए थे मुजफ्फरनगर भेजा जा रहा आप था। गए थे? उस वक्त पूरी समाजवादी पार्टी आप गए थे? मैं गया था, मुझसे पूछिए ना। पूरी समाजवादी मैं मऊ की तरफ से रिलीफ लेके गया था। सुन लीजिए मेरी बात तो हॉलीवुड जो गया नहीं वो मुजफ्फरनगर में गिनती निकाल रहा है। हॉलीवुड मैं मुजफ्फरनगर आप बात सुन लेके गया लीजिए, था, आप तो गए नहीं। हॉलीवुड के हीरोइनों को बुला करके डांस कराया जाता था। पूरी समाजवादी पार्टी वहां पे जश्न मना रही थी 2 दिन तक। ये सोच को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के साथी से हम भी करना चाहेंगे, बड़े वरिष्ठ हैं कि आप लोग कहते हैं कि काम बोलता है। 17 चुनाव में बिल्कुल बिल्कुल, ये अखिलेश यादव जी का नारा यही था। हमें पूछना चाहते हैं कि आपका काम बोला क्यों नहीं बोला? काम तो बोल ही रहा है, तो बोलता तो इस वक्त भी बोल रहा है तो और दिखाई देगा। आखिर में देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी सत्ता हो उसी की दोबारा सरकार बन जाए। 64 साल में आज तक कोई दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। इसको आप इस इतिहास को जानते हैं। इसको आप आप लोग पहले एक बात जान लीजिए कि आजादी के बाद से आज तक कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बना है। नहीं, इसको आप दोबारा बना है तो गैप के बाद बना है। नहीं, लगातार सत्ता में रहते हुए कोई आज तक बना नहीं है। मेरे सवाल करने का ये मतलब है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका काम नहीं बोला। नहीं, सरकार नहीं बनी तो काम नहीं बोला, तभी तो सरकार नहीं बनी। नहीं, कहीं ना लेकिन कहीं आज मुख्तार लोगों को अंसारी को गलती का एहसास हो रहा है ना। आज लोग गलती का एहसास हो रहा है और सरकार हमारी बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार कहाँ बनने नहीं, जा रही है? कांग्रेस खुद दावा कर कांग्रेस तो रही है। लड़ाइयों में नहीं दिख रही है। ये आपको नजर आता होगा, आपका और क्या? चाहे कोई और चश्मा हो, उससे आपको नजर आता है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनती दिख रही है। हम 2 अक्टूबर को बनारस की बाबा विश्वनाथ की धरती से एक बहुत बड़ा आगाज करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। और देखिएगा, आप भी देख रहे हैं, रात दिन कांग्रेस के वर्कर लाठियां खा रहे हैं रोड पर उतर करके। हम पूछ रहे हैं समाजवादी के साथी कहाँ हैं? आजम खान की लड़ाई क्यों नहीं लड़े? अरे आजम खान की लड़ाई हमसे ज्यादा कौन लड़ा है? आजम खान की लड़ाई। मेरी बात सुनिए, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब मत होइए। मैं सत्य बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी के लोगों का था। लेकिन जिस ढंग से आजम खान की लड़ाई लड़नी चाहिए उस ढंग से लड़े। आप हृदय पर हाथ रख करके बता दीजिए कि सत्य है। आप जिस लड़ना चाहिए लड़े। अगर उस तरह से लड़े होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बज गई होती। नहीं, आजम खान की लड़ाई लेकिन आपने नहीं लड़ा। सुनिए, आजम खान की लड़ाई अपनी बात करिए ना। आजम खान की लड़ाई अपनी आप बात कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन जनहित के मुद्दों पर, असल साहब, जनहित के मुद्दों पर अखिलेश यादव जी क्यों खामोश बैठे रहे? देखिए, जनहित के मुद्दों पर अखिलेश से ज्यादा तो कोई बोलता नहीं है। नहीं, रोजाना धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, समाजवादी पार्टी ज्यादा तो कोई लड़ता ही नहीं है। जनहित के मुद्दों पर। अच्छा, जो लोग फंसे थे NSA में, अखिलेश यादव जी ने उनके लिए क्या किया? अरे हम लोग CA के साथ लड़ते रहे, हम ही लोग तो उनका मुकदमा लड़ते हैं यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक। हम सारे लोग लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव का कौन काम है? लेकिन ये कि सारे लोग जितने भी हैं
उसमें तो अखिलेश यादव ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जितने लोगों पे एनआरसी मुकदमा हुआ है, हमारी सरकार बनेगी सारा मुकदमा वापस लेंगे। अब क्या चाहिए? हम एक चीज पूछना दावा तो किस तरह का साथ चाहते हैं आप? अदालत में जाकर नहीं चढ़ जाएंगे अखिलेश यादव? नहीं, अब अखिलेश देखिए, यादव ने साफ कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने लोगों पर एनआरसी में और सीए में के आंदोलन के दरमियान मुकदमा हुआ, सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। दावे तो तमाम होते रहते हैं। नहीं, दावे नहीं, सरकार समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। हम एक समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। समाजवादी पार्टी के साथी से कहा- कांग्रेस के लोग तो पूरे देश में लड़ ही रहे हैं, दिखते नहीं। यहाँ भी लड़ रहे हैं नहीं। बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एनआरसी नहीं समझ में आया, अपनी चुनावी क्रिया मुद्दा कहे। नहीं है क्या इस बार? एक बात हाँ, वो हमारी पार्टी है, वो उसमें शामिल करेगी, एक बात चुनावी एजेंडे में शामिल हो रहा है कि वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। विकास के कार्यों को लेकर क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव? विकास के कार्यों पर तो विकास का तो इतिहास हमने रचा ही है। मऊ में गिरवाऊं कि प्रदेश में गिरवाऊं, जहां ढूंढिएगा वो सब समाजवादी पार्टी का तो काम मिलेगा और किसका काम आपकी सरकार के बाद सारी सड़कें भाजपा द्वारा बनाई गई। कहाँ बनाई गई है? एक को सड़क सब भाजपा तमाम ने। सड़कें लखनऊ जाने एक को सड़क नहीं बनाई गई भाई साहब। एक तो सड़क है जो बनारस से गोरखपुर जाती है, देख लीजिए क्या हालत है। 7 साल सरकार को हो गया और बेमतलब की बात आप लोग कर रहे हैं कि भाजपा, अरे भाजपा का एक काम कोई बता दीजिए, वो लोग आए तो नहीं, इसीलिए तो आए कि उनके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं है, इसीलिए तो सब मैदान छोड़ के भाग गए। नहीं, ये भी हो सकता है कि अपने काम को गिनाते तो समय बीत जाता सिर्फ काम गिनाने में। किसका? भाजपा का। तो आके गिनाए क्यों नहीं? भाग क्यों गए? तो दोबारा फिर कैसे भाजपा के बहुमत से लोग जीत आए क्यों गए? नहीं यहाँ? नहीं, दोबारा फिर बहुमत से मोदी जी फिर कैसे आ गए कांग्रेस अरे से? बहुमत इतना से विनाश करने के मोदी बाद आ भी। गए, वो हिंदू मुस्लिम नफरत फैला के तो वो आ जाते हैं, वो उसकी बात अलग है, लेकिन अब सबका समय पूरा हो चुका है। अब पहले तो योगी अच्छा, जी अभी तक जाएंगे, सिर्फ फिर सरकार मोदी की ही जाएंगे। बात हो रही है। अब आप लोगों का चुनावी मैनिफेस्टो मेन क्या है? सामने विधानसभा चुनाव है, किस मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, क्या आप मैनिफेस्टो पहले नहीं बताया जाता। मैनिफेस्टो तो समय पर आ जाएगा, जो आपके सामने आएगा। हम लोग बसपा की तरह नहीं है कि कोई मैनिफेस्टो नहीं आता, हमारा तो विधिवत मैनिफेस्टो आता है और मैनिफेस्टो की तैयारी चल रही है। उसमें बुनकरों का कह दिया गया है कि जो फ्लैट रेट बीजेपी की सरकार ने खत्म किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर फ्लैट रेट की बुनकरों की पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा। अभी एक मिनट, एक सेकंड हमको बहुत पहले कर लेने दीजिए। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि हम हर जगह लड़ते हुए दिख रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में एक द्वापर युग में महिला का चीरहरण हुआ था, और फिर इस कलयुग के अंदर एक महिला का चीरहरण हुआ, वो भी समाजवादी पार्टी की महिला थी, जिसको मतलब एक वो बनाया गया था अपने तरफ से, पार्टी से पदाधिकारी बना करके उसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था प्रमुखी का, उसके समर्थक का चीरहरण हुआ। हम पूछना चाहते हैं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए लखीमपुर खीरी? अच्छा, ये बताइए कि मथुरा में जो एक महिला को बिना उसके घर वालों की अनुमति के ही पुलिस वालों ने मिलकर जला दिया, तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये नहीं हम कहना चाहते, हम ये पूछना चाहते हैं बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव अरे, कह रहे हैं एक- जाते हैं, लेकिन जाएंगे भाई, आप प्रियंका गांधी गई कहाँ? अब क्या जाएंगे? अब सुनिए, प्रियंका गांधी गई थी लखीमपुर खीरी। खलियार पड़ी हुई है प्रियंका गांधी। 1000 कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर खलियार खीरी पड़ी में है, प्रियंका गांधी जी गई थी। आज मैं सुनिए, आज मैं समाजवादी पार्टी के साथ याद नहीं होगा कि जो लखीमपुर खीरी की जो महिला थी, इनकी प्रत्याशी थी, आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। निश्चित प्रियंका गांधी जी की नेतृत्व। नहीं, कांग्रेस का दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस का भविष्य उज्जवल हो, हम तो दुआ करते हैं खुद। कांग्रेस कुछ जिए मरी चली जा रही है और सब भाजपा बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस कुछ मजबूत हो तो भाजपा कुछ डाउन हो, थोड़ा खुद मजबूत करिए कांग्रेस को। आप लोग आपस में लड़ते हैं, खाली आप लोग बड़े नेता प्रदेश में लड़ते हैं और आप लोग छोटे नेता यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं। तो पहले आपस में लड़ना बंद करिए। एक चीज मैं आपसे जानना जिला चाहूंगा। पंचायत अभी कह रहे थे कि हम कांग्रेस के लोग आपस में लड़ते हैं। जिला पंचायत चेयरमैनी के चुनाव में आप बता दें, आप लोगों ने क्या किया? इनका प्रत्याशी ही भाग गया। तो ठीक है, प्रत्याशी ही भाग गया। लेकिन जो पार्टी अपने प्रत्याशी को संजो कर नहीं रख सकती है, वो चुनाव कैसे लड़ेगी? आप तो बता दीजिए। प्रत्याशी नहीं दे पाए। हम प्रत्याशी, हम जब नहीं, सुपुआ चलनियों हंसते जब मैं 72 जो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, जिसमें एक आदमी आपका कोई प्रत्याशी जीता ही नहीं सदस्य के लिए, उस चुनाव में आप समाजवादी पार्टी में उंगली उठा रहे हैं। यार गजब कर रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी जो बुनकरों की फ्लैट रेट बिजली का मामला आपने रखा है, तो मुझको ये जानकारी है कि मुलायम सिंह सरकार जब तक थी तब तक तो ये फ्लैट रेट मुलायम सिंह ने लागू रखा था, लेकिन अखिलेश जी की जब सरकार आई है उसी वक्त इसको बंद किया गया। हाँ, ये जी, अभी 19 सितंबर को नया शासनादेश नहीं। बीजेपी की सरकार ने जारी किया। मैंने अखिलेश जी की सरकार में इसको बंद किया क्यों गया। जानकारी वाली बात करें? मैं बैठा हूँ, एक जिम्मेदार आदमी हूँ। जी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। 19 सितंबर 2000 आम आदमी बढ़िया काम कर रही है भाई। तो मतलब आम आदमी की सरकार यहाँ बननी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बननी समाजवादी चाहिए। पार्टी की बननी चाहिए। यहाँ क्यों बननी चाहिए? क्यों? दिल्ली की बात कर रहा हूँ। नहीं, वहाँ है तो अच्छा काम तो यहाँ पे भी करेगी। तो आए करे, कहाँ स्वागत है।
हमारे तो आप भी साथ रहेंगे? हमारे नहीं, हम तो जिस पार्टी के उसी के साथ रहेंगे। आप पार्टी के साथ रहेंगे या विकास के साथ रहेंगे? हमारे चीफ पार्टी मिनिस्टर- देखिए हमारी उससे ज्यादा कोई विकास करने वाला है ही नहीं। हमारे चीफ मिनिस्टर जैसे मनीष यहाँ जी ने- महिला हॉस्पिटल 100 बेड का बना है, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार लेकिन में वो तो बना। अधूरा था। लेकिन नहीं कर जो मुकम्मल दिया था उन्होंने, फिर सरकार बदली, योगी जी आ गए, तो उसको जिस तरीके से चलना चाहिए बहुत शानदार बना हुआ है। उसको कभी नहीं बना तो बहुत अच्छा, लेकिन चालू तो अभी हुआ है भाजपा के दौर में पीछे से गेट हुआ है। अरे मऊ सवाल है कि अभी भी उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए नहीं है। दिया है। कल्पनाथ राय जी मऊ जनपद में जिला बनाने में उनका पूरा हाथ आप देखिए था। कल्पनाथ राय जी जो कहे हुए तमाम नहीं, अब हम थोड़ा सा अब हम एक बार चलना चाहेंगे विनोद पांडे साहब की तरफ। वो बातें हो गई। नहीं अब एक बार हम थोड़ा विनोद पांडे साहब की तरफ चलना चाहेंगे थोड़ा सा। मैं कहना चाह रहा था कि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने जो संकल्प रखा है, जो वादा किया है, एक मुद्दा बिजली को लेकर के, जिसमें 4 चीजें हैं कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री, और जितने आज तक बकाया बिल हैं, लगभग 3 लाख लोगों के बकाया बिल हैं, करोड़ों की, उसमें वो सारे बिल उन्होंने कहा कि वो माफ कर दिए जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि किसानों को पूरी बिजली हम मुफ्त में देंगे। अभी हमारे पत्रकार साथी ने आपसे एक सवाल किया था, यहाँ जितने भी दल के लोग बैठे हुए हैं सब अपने दल की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, आपने नहीं किया। आपके उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने एक राष्ट्रीय चैनल का पोल राष्ट्रीय चैनल द्वारा क्रिएट किया गया यूट्यूब पर, उस पर ये लिखा गया था, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष का खेल बिगाड़ेगी क्या, तो उसमें 70% लोगों ने सहमति जताई। और इसको पोस्ट करते हुए आपके प्रदेश प्रभारी ने, उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में खेल बिगाड़ेगी। तो क्या सिर्फ खेल बिगाड़ने के लिए आए हैं या सरकार नहीं, बना रहे हैं? नहीं, खेल कोई नहीं बिगाड़ता। हम तो जनता के मुद्दों, शुरू से मैंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर के, आम आदमी के मुद्दों को लेकर के हम आए हैं, और आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने जिस तरीके से दिल्ली में एक मॉड्यूल प्रस्तुत किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम करेंगे। अब जनता के हाथ में, जनता सरकार बनाती है, पार्टी कोई सरकार नहीं बनाती। जनता को अगर ये लगेगा कि नहीं ये मॉड्यूल अच्छा है, अगर जनता को लगेगा कि हमको बिजली की जरूरत है, जनता को लगेगा कि हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, जनता को लगेगा कि नहीं हमारे परिवार के स्वास्थ्य का बढ़िया देख रेख हो रही है, जनता को लगेगा कि हमारे बेरोजगार नौजवान जो घूम रहे हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में आप अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं या गठबंधन? हाँ, अभी तो हमारा कोई गठबंधन नहीं है, अभी पूरे 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। बार के अध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे एक सवाल करना चाहूंगा। भाजपा का आपने विरोध किया, फिरका परस्त बताकर और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करते हैं, ये कहा। AIM से गठबंधन की बात बार बार कह रहे हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य हैं सपा के, क्या कहेंगे? बार बार कहा उन्होंने कैमरे के सामने कि अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल स्वागत है उनका। और कौन कह रहा है? सपा कभी नहीं कह रही है। अध्यक्ष आपके सारे नेता कह रहे हैं, बड़े बड़े नेतृत्व ना IM से अलायंस की बात समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं। मतलब आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं? नहीं, ये तो राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व तय करेगा। तो मतलब वो जो तय करेंगे आप उसके साथ हैं? वो तो जो हमारी पार्टी जो तय करेगी उसके साथ है। लेकिन आपके नजरिए से क्या है? क्या MIM को आप किस नजरिए से देखते हैं? बीजेपी की बी टीम या MIM वाकई में सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ रही है? देखिए MIM का भी वजूद तो यहाँ है नहीं, MIM का यहाँ कोई वजूद नहीं है। वजूद तो किसी समय नहीं, वजूद तो किसी समय में समाजवादी का भी नहीं था। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मैं किसी को बीजेपी की बी टीम क्यों कहूँ? सबका ये अधिकार है कि वो चाहे तो इस लोकतंत्र में नहीं, मतलब कहने का ये मतलब कहने का ये कि आपके दिल में उनके लिए एक नरम गोशा है, कहीं ना कहीं जगह आप उनको दे रहे हैं। फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ कि हर शख्स को आजादी है इस जमहूरी निजाम के तहत कि वो अपने लोकतंत्र के हिसाब से आके सत्ता में भागीदारी के लिए प्रयास कर सकता है। तो अगर IIM भी कर रही है तो उसमें हमको क्या लेना देना है? IIM नहीं, AIM जो भी है। जब आप नाम सही से नहीं लेंगे तो दिल में जगह कैसे देंगे? नहीं, तो दिल में जगह तो समाजवादी के लिए भरी हुई है, तो बाकी के लिए जगह कहाँ से रहेगी? लेकिन मैं बी टीम है कांग्रेस। अब जो भी कहे, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस हमारा ये कहना है कि सबको आजादी है लड़ने की। नहीं, किसी को किसी की बी टीम कहने से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है अच्छा, आप मऊ की लोकल राजनीति पर अगर आ जाएं, आइए, आप तो सवाल बड़ा धीरे तो कर रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब मुख्तार अंसारी को जो है समाजवादी की तरफ से कुछ राहत मिलेगी, या कि उनको अपना कैंडिडेट ना लड़ाते हुए कुछ इस तरीके से किया जाएगा, निर्दल लड़ जाए वो? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे सपोर्ट तो नहीं रहेगा? है। लेकिन आपके दिल में क्या है? जो राष्ट्रीय नेतृत्व आपके दिल में क्या है?
नहीं, हमारे दिल में क्या है, मैं ये क्यों आपको बताऊं? क्योंकि नहीं, इससे आप आज दिल की बात ही बताने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, परिवार कुछ तो चीजें कर ही चुका है। नहीं, कुछ चीजें सेक्रेसी की होती है ना, तो उस समय पे जब पार्टी का ऐलान आएगा तब मेरे दिल की बात आप मुझसे पूछिएगा। आप यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जमीनी स्तर पर क्या देख रहे हैं? आपकी पार्टी को क्या, आप एक विधायक के तौर पर, एक विधायक के तौर पर क्या मतलब? विधायक के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? इस बार अगर समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी को टिकट न देती है तो क्या नुकसान होगा, या टिकट देती है तो क्या फायदा होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी को टिकट देती है या नहीं देती है, ये तय करना मेरा काम नहीं है। नहीं, हमारा- ये सवाल नहीं है। ये काम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। अब पार्टी क्या तय करती है, ये समय आने पर इसको बताया अब जाएगा। एक बार थोड़ा सा हम चलते हैं बार अध्यक्ष जी की तरफ, विनोद पांडे साहब की तरफ। आप तो लगातार कोर्ट में देख ही रहे, कई तरह के केस आते रहते हैं, सपा बसपा भाजपा सभी आपने देखा होगा, सभी दौर। किस दौर में सबसे ज्यादा क्राइम केस आ रहे हैं आपके पास, क्रिमिनल केस? नहीं, भाजपा सरकार को सबसे ज्यादा है। अब पीड़ित कौन है? पीड़ित एक विशेष वर्ग को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, विशेष पर से तात्पर्य क्या है? जो उनके राजनीति का अपना तरीका है, हिंदू मुसलमान। मुस्लिम वर्ग। लेकिन देखा जा रहा है बहुत सारे यादव लोग हैं, बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं, बहुत सारे इस शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं जिनको टारगेट बनाया ये गया तो है। योगी जी का काम अरे वो है। सबको टारगेट बना रही है। योगी जी ने तो ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा टारगेट किया है, बहुत तंग किया, परेशान किया है, उसका खामियाजा भी योगी भुगतना जी के पड़ेगा। शासन में कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। इसलिए कि आप देखिए, डीएम, वो एसपी, वो सीओ, एसडीएम और तमाम ये हुकूमत के लोग वहां पे मौजूद हैं, और उसके बीच में वो राज्यपाल की हत्या कर दी जाती है बलिया के अंदर। सुबोध कांत सहाय इंस्पेक्टर को दौड़ा करके मार दिया जाता है खेत के अंदर। हाथरस का कांड देख लीजिए आप। अभी जो इनका मामला था विकास दुबे का, तो विकास दुबे अपराधी थे ना, ये विकास दुबे का परिवार अपराधी था। विकास दुबे की नौकरानी जो है उसको, उसके बच्चों को 1 साल से अंदर जेल के अंदर रखा हुआ है। इस पर तो ये सब मेरा एतराज है। देखिए, अपराधी कोई सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जो आदमी अपने को जाकर के पकड़वाता है कि मैं फला दुबे कानपुर वाला हूं, उस पर कहानी बनाई जा रही थी कि गाड़ी पलट गई और भाग रहा था। जो पकड़वा रहा है अपने को, वो भागेगा क्यों? दूसरी बात, जब महात्मा गांधी के हत्यारे का ट्रायल हो सकता है, इंदिरा जी के हत्यारोपी का ट्रायल हो सकता है, राजीव गांधी के हत्यारोपी का ट्रायल हो सकता है, कसाब जो संसद में गोली चला रहा था उसका ट्रायल हो सकता है, तो फिर विकास दुबे का क्यों नहीं? बिल्कुल। मेरा एतराज इस पर, ये जो पुलिस कर रही है, पुलिस को गुंडाई करने की एकदम छूट मिली हुई सरकार में, और ऐसे लोगों को मार दिया गया जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। ये सामने आना चाहिए था कि क्यों मारे जा रहे हैं। मतलब कहा जाए कि ये फर्जी इनकाउंटर हो रहा है इससे। मेरा एकदम टोटल आरोप है कि इन्होंने, अगर ऐसा करना है तो कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, जजों को हटा देना चाहिए और वकालत सब बंद कर देनी चाहिए। पुलिस जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे अपराधी बता दे, जिसको चाहे गंगा नहवा करके बता दे बहुत साधु संत महात्मा है। अच्छा, अब एक बात कहता है कि हमारी जान को खतरा है, अब एक बात और थोड़ा सा, उसको भी मरवा दिया जाता है। अब एक बार थोड़ा सा मऊ शहर की तरफ चला जा रहा है। बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष जी के इस तर्क से हम भी सहमत हैं, एकदम 100% सहमत हैं। यही हमारे बगल के लिजाली भरौली का एक रहने वाला था, हो सकता है वो क्रिमिनल रहा हो, लेकिन जिस समय उसकी हत्या की गई हनुमान पांडे की, वो अपने माँ का इलाज करा रहा था। सीसीटीवी फुटेज नष्ट किया गया, सब कुछ नष्ट किया गया, उसको उठा करके लेके मारा गया। यह एकदम बिल्कुल गलत है। इस योगी जी की सरकार में आप, हम, चाहे कोई भी सुरक्षित नहीं है। बस ठोक दो की भाषा जानते हैं, इससे अधिक उनको कुछ आता नहीं, दो है, कहते हैं रोक दो या ठोक दो। हाँ बिल्कुल, वही ठोक देने की भाषा है। रोक दो या ठोक दो वाली बात है। तो अगर उनका अपराध नहीं रुकेगा, रोकने का काम नहीं करते, अगर रोकने का काम करते तो दुबे जो ले आए गए थे वो बच जाते। रोकने तो आखिर जब लोग असुरक्षित इतना महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन बार बार उनकी सरकार क्यों बन रही है? अब रोकने नहीं, जनता अपने आप को ठगी हुई और असुरक्षित महसूस कर रही बीजेपी से, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार बन रही है। उसी का खामियाजा तो जनता कहाँ बनने वाली सरकार नहीं बनेगी। ये तो आप कह रहे हैं ना, तमाम टीवी चैनल बोल रहे हैं और भी सरकार बना रहे टीवी चैनल हैं, गुलाम। आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन आपको खुली डिबेट करने का अवसर नहीं मिल रहा है इस सरकार में। आपके डिबेट जहाँ जहाँ आपने कार्यक्रम रखा 2 से 3 जगह, अभी सबसे पहले आपने अपनी पीड़ा रखी सबके सामने, जहां जहां आपने कार्यक्रम रखा वहां प्रशासन के लोग पहुंच गए। आपको अपनी बात जब नहीं कहने दे रहे हैं तो आम आदमी अपनी बात क्या कर सकता है, आप बताइए। ये इनके सत्ता वाले जो सत्ता पार्टी है, ये अपना कार्यक्रम जैसे चाहे करे, खुले मन से करे।
हजारों की भीड़ इकट्ठा करे, लाखों की भीड़ इकट्ठा करे, कोई रोक नहीं है। लेकिन जब कोई विपक्षी दल, दूसरी पार्टियां अगर कोई कार्यक्रम करना चाहती हैं तो उस पर अनुमति नहीं। धारा 144 लागू है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुंह पे मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी बनाते नहीं चेयरमैन साहब, एक बात और जी, अब हम चलते हैं आपके क्षेत्र में, थोड़ा सा अब शहर की बात हो जाए। 5-10 मिनट आखिरी समय चल रहा है, 5-10 मिनट और। थोड़ा सी बारिश में खेरी बाग में घुटनों तक पानी आ जाता है। क्षेत्र आपका है, आपकी पत्नी वहाँ की वार्ड मेंबर हैं और आप कई बार इख्तियार में रह चुके हैं। अब बारिश भी हमेशा होती थी, आपने क्या किया ड्रेनेज के लिए वहाँ नहीं, पर? ड्रेनेज के लिए नाला तो हमने सब बना दिया, तमसा नदी तक खीरीबाग से लेके। लेकिन इस बार इन्होंने किया क्या कि नाले की बरसात से पहले सफाई हो जानी चाहिए, तो नालों की सफाई इन्होंने कराई नहीं चेयरमैन साहब ने, और हम लोग बार बार कहते रहे। उसी का नतीजा वो लोगों के घरों में पानी चला गया। नहीं, आपके भी तो इख्तियार में पानी घुसा है। हमारे इख्तियार में कभी नहीं घुसा, वीडियोस का हमारे पास है, कोई सवाल ही नहीं है, लूम में एकदम ऊपर तक, इस तरह बीम की तक है। गफलत और लापरवाही जब तक मैं चेयरमैन ना हूं या मेरी वाइफ चेयरमैन रही, कभी होती ही नहीं कि नाले ना सफाई कराए जाए। जिनका नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? नगर पालिका की गफलत है तो नगर पालिका करे, इसके लिए आवाज उठाएंगे आप? बिल्कुल उठाएंगे। यानी आज लेकिन नगर पालिका के चेयरमैन साहब भी तो एकदम सुस्त आदमी है, तो नहीं, उनके सर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। आपका 2 कार्यकाल रहा है, 2 कार्यकाल रहा, लेकिन आज तक मऊ के अंदर रिक्शा और ऑटो के लिए स्टैंड की व्यवस्था नहीं हो सकी। 2 कार्यकाल आपका रहा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर SN प्रसाद, प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ के मऊ के हैं, उनका जो है हाउस टैक्स 59 रुपया आता था, और वहीं एक ठेले वाले से 10 रुपया डेली लिया जाता है तहबाजारी। अब सोचिए कि ठेले वाला साल भर में 3600 रुपया दे रहा है, और डॉक्टर जो है जो लाखों की कमाई कर रहा है उसके 59 रुपया लिया था। ये जो भेद है ना, मतभेद है, यही खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी आ रही है। देखिए, एक चीज आपने गली मोहल्ले की बात की है, लेकिन गांव गिराव की बात नहीं की। आपको गांव गिराव पर भी बात पूछनी चाहिए थी। आज गांव में किसानों के धान डूब गए, क्या यह सरकार उनको मुआवजा देगी? उनकी खड़ी फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उन किसानों को मुआवजा देने की बात होनी चाहिए यहाँ पर, निश्चित रूप से बिल्कुल होना चाहिए। और किसानों के लिए एक आखिरी सवाल अभी हमने बचा के रखा हुआ है, वो जब एकदम आखिरी टाइम बचेगा 5 मिनट, तो बस वही उसी टाइम पीक टाइम का था, लेकिन आपने कह दिया है तो हम इस सवाल के साथ ही कार्यक्रम भी खत्म करना चाहेंगे। सवाल हमारा ये है कि लगभग 7-8 महीने से किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल के यहाँ लोग बैठे हो, कोई एक बता दे जिसने उनकी मदद किया हो या उनके सहयोग के लिए कोई आगे आया हो। किसान अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं और हर आदमी कहता है हम किसान के साथ हैं, हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे। कोई एक दल बता दे। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ स्पष्टीकरण के रूप में, देखिए, कोई भी जो विपक्ष में बैठी कोई भी पार्टी न हो जो उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम न किया। सबसे पहले आप अपने दिमाग में से ये चीज फतूर निकाल दीजिए। सारे विपक्ष के लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, चाहे जिला स्तर पर, चाहे प्रदेश स्तर पर, हमेशा कार्यक्रम कर करके जिला प्रशासन या राज्यपाल महोदय को DM के माध्यम से ज्ञापन देना, धरना प्रदर्शन करना, बहुत बार लाठियां चली इसी के लिए, कई बार गिरफ्तार किया गया। हमारे कांग्रेस के कम से कम 250 लोगों पर इस पर किसान आंदोलन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, कई धाराओं में। इसको मान रिकॉर्ड आपको दे सकता हूँ। और आपकी समाजवादी पार्टी इनसे पूछिए, सत्य बात है, आप जानकारी में ये चीज। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया है? क्या किया ये बताएं आप। अरे सब कुछ किया है किसानों के लिए। किसानों का जो गन्ने का रेट था वो बढ़ाया। जो किसान इस समय लड़ रहे हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं गाजीपुर, उनकी बात हो रही है। तो उनके साथ तो है ही है, हमारे तो नेता बाकायदा वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे गए, उन लोगों के साथ जाके बात किया। कहाँ अलग है? नहीं, बात तो करने के लिए कोई भी बात तो कोई कर सकता है। उनका बयान आप देखिए, रोज किसानों के फेवर में उनका बयान रहता है। लेकिन जो लड़ रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है कि जो तीनों कानून है वो गलत है, उसे सरकार को वापस लेना चाहिए। किसानों के आंदोलन के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। पार्टी खड़ी कुछ करेगी भी, सिर्फ खड़ी है जगह जगह जहाँ जिस दिन ये काला कानून बिल पास हो रहा था सदन के अंदर, क्योंकि हमारी मुख्तसर तादाद है, वहां पे 3 सांसद हमारे हैं, उस दिन हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह माइक को तोड़ा उन्होंने और उसकी बेंच पे चढ़ गए, डेस्क जो है उस पे, और चढ़ करके नारा लगाया। मार्शलों ने उनको उठा करके सदन से बाहर निकाल करके फेंका और उनको जो है वो निलंबित किया गया। पूरी रात वो उसी उसके परिसर में उन्होंने धरना दिया और सुबह में फिर आकर के वही स्पीकर जो है
माफी उनसे मांगता है, कहता है कि नहीं ये गलत हुआ है। और उस दिन से लड़ाई आज तक हमारी पार्टी लड़ रही है। हर मुद्दे पे किसान के साथ हमारी पार्टी खड़ी है। आपको मालूम होगा कि दिल्ली के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट को हमारी पार्टी ने लागू किया है कि जैसे अभी राजमंगल जी ने कहा कि फसलों के नुकसान पे कोई दल कुछ नहीं कर रहा या सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो 50,000 रुपया फसल के नुकसान पे पर एकड़ मुआवजा देती है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा एमएसपी दिल्ली के अंदर किसानों को मिल रही है, चाहे वो रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो। समय 1 घंटा 15 मिनट का हो चुका है। काफी लंबी डिबेट चल चुकी है। चूंकि सत्ताधारी पार्टी के लोग यहाँ मौके पे मौजूद नहीं हैं, तो जो सरकार संभावित है, जिनके दावेदार आने वाले, मतलब जिन्होंने सरकार बनाने का दावा किया है, उन पार्टी के उन दल के लोग यहाँ मौजूद थे। और राजमंगल साहब अभी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ इनकी बात छूट गई है। 1 मिनट थोड़ा सा इनकी बात। हम एक चीज बनाना चाहते हैं कि हमारे विधानसभा का एक उद्योग धंधा घोसी शुगर मिल अभी भी जीवित चल रही है, दयनीय स्थिति में चल रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ का विधायक भी संयोग से बीजेपी का ही गया है, लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी जा करके उसके अंदर देखने का काम नहीं किया। आज वहाँ का कर्मचारी इतना पानी घुटने भर, कल आप जाइए और उसका निरीक्षण करिए, देखिए घुटने भर पानी हेल करके 100 कर्मचारी पौधे जाते हैं चीनी मिल में वर्क काम करने के लिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं वहीं पर बात किया और बसपा के सांसद प्रतिनिधि महोदय से बात किया कि आप चीनी मिल को क्यों नहीं मानते हैं, घोसी लोकसभा का हिस्सा नहीं है। अब विजय राजभर से हमने पूछा कि घोसी विधानसभा का हिस्सा नहीं है। आज एक जीवित है एक उद्योग धंधा हमारे जनपद में, तो उसको बचाने की मुहिम होनी चाहिए निश्चित रूप से। और हम सारे लोग मिलकर के उसको बचाने के लिए रोड पर उतरने का काम करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द, अगर ये लोग नहीं सूझे तो। अभी आपने देखा कि राजमंगल यादव जी ने एक बड़े ही अहम मुद्दे पे बात किया है किसानों के लिए, और शुगर मिल की हाल बता चुके हैं कितनी दयनीय स्थिति है। और ख़ास बात एक ही बता दें, फागू चौहान साहब जो इस समय माननीय राज्यपाल हैं, उनकी भी जन्मभूमि कर्मभूमि वही है, वहां पर भी अभी तक शुगर मिल की हाल वही है। घोसी के विधायक विजय राजभर साहब चूंकि एकदम युवा हैं, नई सोच थी, उनसे भी बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन आज यहाँ ना आकर के जनता की उम्मीदों को भी तोड़ने की उन्होंने पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब हमको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज की इस डिबेट से शासन प्रशासन में और जहां जहां ये वीडियो वायरल होगा जाएगा, लोग समझ सकते हैं कि जो आदमी जनता को फेस नहीं कर सकता है, दूसरे दल को फेस नहीं कर पाएगा, और उनके पिछले कार्यकाल में क्या कारगुजारियां थी, उनको दोबारा लाने से क्या उसका लाभ और क्या नुकसान होगा। इस छोटी सी डिबेट बहस के साथ आज के कार्यक्रम को बड़ी हंसी खुशी के साथ यहीं खत्म किया जा रहा है। और हमारे साथ टीम में काम करने वालों में तरुण परवाह से, थोड़ा कैमरा आप घुमाते हैं सबकी तरफ, तरुण परवाह से अमन चौहान साहब हैं, PLL न्यूज से शादाब काजमी साहब हैं, और नेशन 9 से नौरतन शर्मा जी हैं, और मैं आपका भाई फहद काजमी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की डिबेट में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।